नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज विभिन्न प्रकार के एग्जाम हो, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जैसे कि यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरओ, सीडीपीओ आदि में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया किसने किया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहां से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो उसका सही आंसर है लाला हरदयाल। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। चूंकि विकल्प में सोहन सिंह भाखड़ा नहीं दिया, इसलिए इसका विकल्प ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गदर पार्टी का पहला सभापति है? जिसका सही आंसर सोहन सिंह भाखड़ा। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का पत्रिका भी निकालती थी, जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार मोहन सिंह भाखड़ा थे, सोहन सिंह भाखड़ा थे। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? जिसका सही आंसर है खुदीराम बोस। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में स्थित था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में रामचंद्र बकरतुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा और पंडित कांसीराम प्रमुख थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि खुदीराम बोस का गदर पार्टी से कोई संबंध नहीं था। तो विकल्प डी उत्तर सही है। कैबिनेट डिसीजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल वन, यानी इसने संघीय सरकार की के लिए सिफारिश की थी, केवल एक सही है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों को विस्तार किया, ये सही नहीं है। और इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध करवाया, ये भी सही नहीं है। कैबिनेट मिशन भारत में आया कब आया था? तो फिफ्थ में से कोई नहीं। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, तो उसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन की योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो महात्मा गांधी। तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरीके से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। अगला प्रश्न, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? तो उसका सही आंसर अब्दुल कलाम आजाद। तो अब्दुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में तथा लॉर्ड वेवल 1945 में दोनों से वार्ताएं की। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के समय भारतीय आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। श्री आजाद को मिशन के साथ विचार विमर्श करने हेतु कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण अधिकार दे रखा था। 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों के साथ मुलाकात की। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया था किसके तहत? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? तो कैबिनेट मिशन योजना, जो 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था एक सदस्य। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई थी। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी सदस्य चुना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सर्वप्रथम। इनमें से कौन भारतीय संविधान का सभा का अध्यक्ष था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। तो अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई। उस दिन चूंकि इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, अतः विकल्प सी ऑप्शन सही होगा।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देखते हैं दोस्तों। तो ए सही है, यानी कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जो सिलेक्शन हुआ था दोस्तों, फ्रेंच पद्धति के अनुसार हुआ था, यानी फ्रांस की पद्धति के अनुसार हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई थी, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। तो सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। ये संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया था। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? तो जीबी मावलंकर, यानी लोकसभा स्पीकर थे जीबी मावलंकर। ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीबी मावलंकर ने संभाला था। ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे और भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 46 के दौरान मुंबई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे। 1940 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। तो कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसे प्रारंभ में मुस्लिम की भागीदारी नहीं थी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो आसफ अली। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल एवं परिवहन विभाग सौंपा गया था। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया था वो क्या था? तो वित्त मंत्रालय था। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो बी आर अम्बेडकर नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो लियाकत अली खान और अब्दुल कलाम आजाद। तो 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अब्दुल कलाम आजाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे: पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आसफ अली, राजगोपालचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफात अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और सीएम भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लियाकत अली सहित 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, यानी बाद में बनाया गया। इस कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफात अहमद खां को हटना पड़ा। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो इसका सही आंसर है बंगाल। बंगाल में ए एफ फजल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी थे। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन डे हेतु सुनिश्चित की थी? तो 16 अगस्त 1946। गदर क्या था? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी का मुख्यालय था कहाँ? तो सैन फ्रांसिस्को में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था कौन सा? पश्चिमी अमेरिका, जिसमें सैन फ्रांसिस्को था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप ने। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो भिखाजी रुस्तम कामा। मैडम भिखाजी कामा के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा सही है? तो केवल दूसरा और तीसरा सही, यानी मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। मैडम कामा ने माता पिता फारसी थे। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, नहीं स्टुअर्ट गार्ड में फैलाया था जर्मनी में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भिखाजी कामा ने।
निम्नलिखित में से किस युगम को इंग्लैंड के में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो मदन लाल ढींगरा तथा उद्धम सिंह को। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को। मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एम एन रॉय में क्या समानता थी? तो वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे तथा स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर ने। कमाटा कमाटा कमागाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। निम्नलिखित में से कौन सा कामागाटा मारू घटना संबंधित था? तो बाबा गुरदीप सिंह। वो कौन थे जिसने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस जापान में रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विविधता रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? तो सबसे बाद में हुआ था बंगाल का विभाजन। तो हड़प की नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे थी दोस्तों। तो 1856 ईस्वी में वो सक्रिय थी। स्थायी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे 1793 ईस्वी में थी। और सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे जो 1805 ईस्वी में सक्रिय थी। तो इसमें सबसे बाद में बंगाल का विभाजन हुआ जाहिर तौर पर। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 से हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल का विभाजन हुआ था। उसकी जो घोषणा हुई थी दोस्तों 20 जुलाई को हुई थी। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल विभाजन किस बादशाह ने किया था? तो वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सन एंड्रूज फ्रेजर था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो आर एन टैगोर यानी नवींद्रनाथ टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कब? तो 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था किसके लिए? तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाली विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। तो कौन से? तो प्रारंभ किए थे बॉयकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। असहयोग नहीं किया था। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाली विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाली विभाजन। बंगाली विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था कब? तो 1911 में। तो दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की थी। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा खान ने। निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था? तो रहा था कृषक और मुसलमान। ये अप्रभावित रहे जबकि महिलाओं और बुद्धिजीवी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के द्वारा वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी की भावना से उत्प्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लियाकत हुसैन ने बरिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया, ये सही नहीं है। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह बंगाल तक ही सीमित रहा, ये सही नहीं है, ये देशव्यापी था। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सही था? तो 1 और 2 दोनों, यानी कि इसने देशी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया और स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे किससे? तो स्वदेशी आंदोलन से। तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम के पुस्तक के रूप में संपादित किया था।
भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20-22 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक रहे सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसने महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया। किसका? तो गोपाल कृष्ण गोखले का, क्योंकि वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो 1905 में बनारस अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नेहरू जी ने, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है और जिन्होंने अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक बुक लिखा था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। किसने? तो दादा भाई नेहरू जी ने। तो वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नेहरू जी को है। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्पों में तिलक ने ही पहली बार स्वराज की मांग का समर्थन किया था। दादा भाई नेहरू जी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नेहरू जी के विषय में सत्य नहीं है? तो उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, ये सही है। तो इसमें हम देखते हैं डी ऑप्शन सही नहीं है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस तरह शुरू में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे? नहीं। तो दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी, लिबरल पार्टी, अनुदारवादी नहीं उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, अर्थात डी सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सही है। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, यह असत्य है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो आरबी घोष यानी राज बिहारी घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने तथा उनके अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा इस संकल्प में चारों में से नहीं है? तो बंगाल के विभाजन को रद्द करें, ये नहीं है, जबकि बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी इसका हिस्सा था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो उपयुक्त सभी यानी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो तिलक ने किया था। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ पर? तो ढाका में, यानी ढाका में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। वर्ष 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था, ये सही नहीं है। 1906 में मिंटो से शिमला तक में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, किस? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, तो अमीर अली की अध्यक्षता में। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? तो W हंटर ने लिखा था। मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1909 ईस्वी में, बी ऑप्शन सही है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के में मतभेद के बीज थे और वह अंततः देश का विभाजन कराई थी, वो कौन थी? तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। ब्रिटिश काल में दिल्ली में पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो वो कलकत्ता में थी। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1912 में तो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में। उल्लेखनीय कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली का उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ था। अतः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911 और एवं 1912 दोनों वर्ष दिए गए हैं तो इस संदर्भ में दूसरा वर्ष अधिक मान्य होगा। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग पे। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था वो कौन था? तो भगवती चरण बोहरा। ब्रिटिश शासन के द्वारा बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1912 में।
दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपना अधिवेशन आयोजित किए थे, तो लखनऊ में। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किसने की थी? तो AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार ने। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, कब हुआ था? 1916 में। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? तो एनी बेसेंट थे। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो BG तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस ने के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो मुस्लिम लीग की प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है, यानी मित्रता का? तो वो 1916 से 1922 के बीच में। तो वर्ष 1916 से 22 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक मतैक्य काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने समझौते के बावजूद प्रत्येक अस्तित्व बनाए रखा और मुसलमानों के लिए प्रत्येक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो वो लखनऊ अधिवेशन 1916। होम रूल लीग के आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व में किसके? तो वो तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था कौन था? तो होम रूल आंदोलन। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो TS ऑकलेट का नहीं था, जबकि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर का था। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो CR दास। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की ठोस योजना रखी थी। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या थी? तो होम रूल आंदोलन को प्रारंभ करने की उत्तरदायी थी, ये सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी थी, ये भी सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना थी, ये नहीं सही है। तो HB बालावात्स्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो C ऑप्शन सही है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग। करमचंद गांधी दीवान थे, तो किसके थे? तो उपयुक्त सभी के थे, पोरबंदर के, राजकोट के और बंकानेर के थे। तो करमचंद गांधी जो थे दोस्तों गांधी जी के पिताजी थे। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो सामलदास कॉलेज, भावनगर। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था क्या? तो द इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स फार्म कहाँ पर स्थित है? तो डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। MK गांधी समर्थक थे किसके? तो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सत्य एवं अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है क्या? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तित्ववादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये सही है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो हड़ताल को। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये सही नहीं है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है कौन सा? तो गरीबी का स्थायित्व। तो गांधी जी ने कहा था गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है, यानी पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, ये आप याद रखिएगा। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। तो गांधी जी लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो 1915 में। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मारिट्सबर्ग में। MK गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है, तो अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? तो सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो फिनिक्स। महात्मा गांधी ने फिनिक्स डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो वो दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हमने देखा तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है क्या? तात्पर्य तो जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है निम्न में से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है?
तो वो सत्ता। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो महात्मा गांधी ने। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, यानी सिविल डिसोबीडियंस का प्रयोग किया था? चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो जो सबसे पहले हुआ था तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था, खेड़ा 1918 के अंत में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले चंपारण होगा इसमें, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो बी ऑप्शन इसका सही है। तो चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918, खेड़ा 22 मार्च 1918, और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? तो चारों सही है, यानी उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन कर द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट के सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। यह पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो उपयुक्त सभी से, यानी रस्किन से, थोरो से और टॉलस्टॉय से। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन से। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। निम्नलिखित कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सा सही है? तो उपयुक्त सभी, यानी जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। तो किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नौखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वाइकोम सत्याग्रह में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो जेबी कृपलानी एक शिक्षक थे। अगला प्रश्न, निम्न उद्योगपति में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहता था? सन 1930 में जेल भी गए। तो जमनालाल बजाज। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी। यह उपयुक्त विवरण है किसका? तो जमनालाल बजाज का। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे, कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, यानी RC एंड्रयूज थे। चार्ली एंड्रयूज यानी दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहते। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देख के उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रयूज वर्ष 1925 और 27 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी रूप में लंदन गया था। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो सेल्यूलर, वो दिया था यरवदा जेल को, पुणे में जो है। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। उनके पॉलिटिकल गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते थे? तो MK गांधी ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कभी सही नहीं हो सकता? तो MK गांधी। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ पर? तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध
पहला पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था तथा उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया था। प्रस्तुता प्रश्न के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम नहीं होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग का ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद की हड़ताल। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वो वाराणसी में दिया था। 1917-18 में अहमदाबाद ने गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूर ने हिस्सा लिया था। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद संघर्ष। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही है? तो दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वह यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी का नवाचार का तात्पर्य है क्या है? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसमें चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था। तो हमने जानते हैं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। जो खेड़ा का सत्याग्रह था 1918 से हुआ था। असहयोग जो आंदोलन हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो 1920 में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था क्या था? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था क्या था? तो नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, यानी चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? तो राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो वो नकदी फसल के विरोध में था। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण सिंह नहीं था। तो FG स्लाई थे, DJ रीड थे और महात्मा गांधी थे। तो चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG स्लाई थे। इसके सदस्य थे DJ रीड, महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और G रैनी, जबकि M. टेनर सचिव थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था तो चंपारण में। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो NG रांगा ने विरोध किया था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, कौन सा था? तो वो था बिजोलिया आंदोलन। तो प्रश्नगत विकल्पों में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन था। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बिजोलिया आंदोलन यानी साधु सीताराम दास। तथा वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना संबंधित नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। अवध में होम रूल लीग के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो नाई धोबी बंद प्रतापगढ़ जिले, याद रखिएगा। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो अवध में। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित करना है। तो सच्चिदानंद सरस्वती बिहार से रिलेटेड थे दोस्तों, और खुदाई खिदमतगार यानी रेड शर्ट जो NWFC यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वहां पे थे। तो खान अब्दुल गफार खान उनके प्रमुख नेता थे। तो B का चौथा और A का तीसरा, इससे आप मेल कीजिएगा। तो B का चौथा, A का तीसरा, ये B ऑप्शन सही है। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नकद में परिवर्तन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसने चुना गया था? तो NG रांगा को।
सचिव के रूप में चुना गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया था किया गया था, कब किया गया था? तो 1936 में। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1936 में। स्वामी सदानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो बारदोली सत्याग्रह से कौन जुड़े थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारतीय किसान संस्थान से कौन जुड़े थे? तो एनजी रंगा, स्वामी श्रद्धानंद एनजी रंगा जुड़े हुए थे। तो आप इससे मैच कर सकते हैं। तो इसमें ए का दूसरा ऑप्शन से होगा, यानी बारदोली से सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारतीय किसान संस्था से एनजी रंगा जुड़े हुए थे। तो बी का चौथा। तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन सही है। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था, किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह में उनको दी थी। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो वो थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। यानी जमींदारों की जो हिस्सेदारी थी, आधे यानी 50% थी, उसको कम करके 33% करना था, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिल सके। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा उससे संबंधित था? तो वो पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, किसने? तो वीपी वाडिया ने। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम एन रॉय था। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे एम एन रॉय। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो वो था साम्यवादी आंदोलन। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की? तो वो मेरठ संयंत्र मुकदमा में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, कौन सा था? तो 1926 से 1939 तक। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो एम एन रॉय ने किया था। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था तो सन 1919 ईस्वी में। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, क्योंकि इसका लक्ष्य था क्या था? तो व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना, यानी इंडिविजुअल लिबर्टी को। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, कौन सा था? तो रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद। द अनाकॉर्कल एवं रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, एनार्किकल एवं रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ था? तो जलियांवाला बाग से। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में, किसके? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। 30 मई 1919 को अपना अलंकार यानी ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्तित्व कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो शंकरन नायर ने दिया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो किसके पश्चात? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो उधम सिंह ने। तो मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग
कि नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था तो महात्मा गांधी को। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? तो किसे किया था? जलियांवाला बाग नरसंहार। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो शौकत अली ने और मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के संबंध में आपको बता दें कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध में जो टर्की था यानी तुर्क था, उसके राजा को खलीफा बनाया था, जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व माना जाता था। तो उसके विरुद्ध अंग्रेजों ने लड़ाई छेड़ी थी। तो अंग्रेजों को इसके खिलाफ करने के लिए खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ दिया था। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो हकीम अजमल खान। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? तो मोहम्मद अली जिन्ना। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो एम ए जिन्ना। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। उन्हें महामना कहा जाता था। दोस्तों, वर्ष 1920 में की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने के लिए अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो वो हुई थी इलाहाबाद में। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना के से एचिसन ने इस कथन का संबंध है? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी किसकी? तो खिलाफत आंदोलन की। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो सीआर दास ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो वो नमक कानून। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। नेतृत्व में किसके? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये सही नहीं है, उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की थी जो कि शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। इसका सही आंसर है बिहार। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर लिया था, वो कौन सी थी? तो कैसरे हिंद। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने या सीआर दास ने। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 से 22 तक संचालित हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो वो थे बारदोली में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने।
असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो सबसे पहले हुआ दोस्तों चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस जाना, थाना को जलाए जाना, फिर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। तो ये ऑप्शन सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, यानी किसानों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति यानी रिवाइवल का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1, 2, 3, यानी काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 1931, यानी राजगुरु को फांसी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, तो 1940 से ये सुमेलित नहीं है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ था, ये भी सुमेलित नहीं है। और रॉबर्ट सत्याग्रह 1919 ईस्वी में था, ये भी सुमेलित नहीं है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था? तो सीआर दास ने। स्वराज पार्टी का गठन किसी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था किसने किया था? तो सीआर दास, यानी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन सा दल में नहीं था? तो उस दल में कौन नहीं था? तो सी राजगोपालचारी नहीं थे, जबकि श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास और विठल भाई पटेल थे। निम्न में से कौन सा एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। जलियांवाला बाग 1919 ईस्वी में हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1920 ईस्वी में। तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन सही है। पहला लखनऊ समझौता 1916 में, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में, स्वराज दल की स्थापना, फिर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में, फिर स्वराज दल की स्थापना 1923 में। तो सी ऑप्शन सही है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो एम ए जिन्ना ने किया था। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो चित्तरंजन दास, सीआर दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी किसने? तो सीआर दास ने। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? नीचे दिए गुट से सही उत्तर को चुनना है। तो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन था? तो विठल भाई जे पटेल था। वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विठल भाई पटेल। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो वो 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।